हेलो एवरीवन। देखिए, अभी तक अपन ने एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में एक यूनिट कंप्लीट कर ली थी। अब अपन बढ़ते हैं दूसरी यूनिट पर। सब्जेक्ट है आपका एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और यूनिट है आपकी जिग बोरिंग एंड प्लास्टिंग प्रोसेस। ठीक है, तो अब बोरिंग मशीन आपको पहले से पता है कि बोरिंग प्रोसेस क्या कहलाती है। तो बोरिंग प्रोसेस में आपका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होल होता है उसको इनलार्ज करना ही आपकी बोरिंग प्रोसेस कहलाती है। तो अभी अपन को जिग बोरिंग के बारे में पढ़ना है। जिग बोरिंग होती क्या है, ठीक है। तो देखें, जिग बोरिंग मशीन का उपयोग आमतौर पर मशीनों के छिद्र को सही पोजीशन में लाने के लिए किया जाता है। ठीक है, बोरिंग का उपयोग किस चीज के लिए किया जाता है? आमतौर पर जो छिद्रों को सही पोजीशन में लाने के लिए किया जाता है, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होल है उनकी पोजीशन को सही करने के लिए आपका किसका इस्तेमाल करते हैं? जिग बोरिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन की संरचना ऊर्ध्वाधर मिलिंग मशीन के जैसी होती है, वर्टिकल मिलिंग मशीन जैसी ही होती है। मिलिंग मशीन का पर्पस क्या रहता है? मिलिंग मशीन का पर्पस रहता है मटेरियल को रिमूव करना, लेकिन बोरिंग मशीन का पर्पस क्या रहता है? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होल को इनलार्ज करना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस ऊर्ध्वाधर मशीन तथा स्पिंडल टेबल मूवमेंट ऊर्ध्वाधर मिलिंग मशीन के जैसा ही होता है, लेकिन जिग बोरिंग मशीन मिलिंग मशीन की तुलना में अधिक दृढ़ होती है। दृढ़ता वांछित सटीकता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होती है, इसलिए जिग बोरिंग मशीन होल बनाने के अतिरिक्त हल्के हल्के मिलिंग कार्य भी करती है ना। तो होल तो बनाती है, लेकिन जो छोटे मटेरियल रिमूविंग प्रोसेस होती है वो भी आपकी बोरिंग मशीन करती है। तो देखिए, ये है आपकी बोरिंग मशीन, इस टाइप की दिखती है। हो सकता है अगर इसका वीडियो मिल जाए, एक आध वीडियो मिल जाए तो मैं आपको वो वीडियो भी डाल दूंगा। ठीक है, तो देखिए आप, ये आपकी जिग बोरिंग मशीन है। ठीक है, तो देखिए इसमें ये देखिए, ये ऊपर जो रहती है ये रहती है स्पिंडल ड्राइव आपकी यूनिट। ठीक है, एक कॉलम रहता है और उस कॉलम पे आपकी जो स्पिंडल ड्राइव है वो रखी रहती है। ठीक है, अब ये हो गया आपका स्पिंडल हेड, है ना। ये स्पिंडल हेड कहलाता है। अब स्पिंडल हेड से आपका आएगा बोरिंग स्पिंडल। ठीक है, बोरिंग स्पिंडल जो जनरली रोटेट करता है। स्पिंडल का मतलब क्या होता है? रोटेट करने वाला। ठीक है, उसके ऊपर एक स्पिंडल हेड रहता है जिसकी मूवमेंट वर्टिकल मूवमेंट रहती है। ठीक है, स्पिंडल हेड जो है वो एक वर्टिकल मूवमेंट करेगा, स्पिंडल आपका क्या करेगी? घूमेगी। ठीक है, दूसरा इसमें इलेक्ट्रिकल कंट्रोल बॉक्स होता है। अब जो होती है टेबल, टेबल पहले माउंट होती है किस पे? सैडल पे। सैडल का जो काम रहता है वो होता है आपका उसको मूवमेंट करना। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल भी मूव करती है और क्रॉस भी मूव करती है, तो दोनों टाइप से आपकी मूव करती है। उसी टेबल पे आपका वर्कपीस जमा हुआ रहता है, उसी को फिक्सर्स और जिग्स के द्वारा उसको क्या कर लिया जाता है? बांध दिया जाता है कि ताकि वो कहीं मूवमेंट ना हो। और ये टेबल के मूवमेंट के लिए आपको भी हैंड व्हील दिए रहते हैं, जैसे भी आपका मूवमेंट करवाना हो आपको इस प्रकार से भी मूवमेंट हो जाता है और क्रॉस भी मूवमेंट हो जाता है। तो ये आपकी एक जिग बोरिंग मशीन है। ठीक है, ये सारी पूरी बोरिंग मशीन है। देखिए आपको किस प्रकार से ये व्हील दिए गए हैं, इसको घुमा के आप सैडल को मूव करा सकते हैं, इसको घुमा के आप टेबल को मूव करा सकते हैं। ये पूरा इलेक्ट्रिकल कंट्रोल बॉक्स होता है जिससे आपकी स्पिंडल में पावर जाती है और स्पिंडल आपकी घूमने लगती है। ठीक है, इसका मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो भी डाला है जो आपकी जिग बोरिंग मशीन का क्या होता है, इंडस्ट्री में यूज होता है, तो आप उस शॉर्ट को देख सकते हैं, है ना। इस प्रकार से बोरिंग मशीन वर्क करती है। अब आते हैं बोरिंग मशीन के टाइप। ठीक है, तो दो टाइप की बोरिंग मशीन होती है ना। दो टाइप की बोरिंग मशीन होती है। पहली टाइप की है आपकी ऊर्ध्वाधर जिग बोरिंग मशीन, वर्टिकल जिग बोरिंग मशीन। तो जनरली यही यूज की जाती है। ठीक है, देखिए अब इसमें ओनली स्पिंडल वाला पार्ट और टेबल जॉब वाला पार्ट बस दिखाया गया है। देखिए देखिए, ये आपका स्पिंडल हेड हो गया। ये स्पिंडल हेड आपका जो वो रहेगा, ठीक है, वो मूवमेंट करेगा, और ये आपका स्पिंडल।
ठीक है, ये स्पिंडल है और ये स्पिंडल है और ये स्पिंडल टूल लगा हुआ है जिससे आपकी कटिंग होनी है। ये आपकी सैडल होती है, ये सैडल, ठीक है। ये आपके फिक्चर्स, उस जो ये कारखंड है ना, इस कारखंड को बांधे रखने के लिए टी जॉइंट्स होते हैं, टी जॉइंट्स, ठीक है। और ये टेबल है, आप टेबल सैडल आपको बेस प्रोवाइड करती है और टेबल का मूवमेंट होता है। ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट, ये हो गया क्रॉस मूवमेंट, ठीक है। दोनों टाइप के मूवमेंट आपके इस टेबल पे हो जाते हो। स्पिंडल तो बराबर घूमेगी, स्पिंडल में ये मूवमेंट भी होगा, ठीक है। किसी किसी में ये मूवमेंट भी हो जाता है, वो अलग अलग टाइप की जिग बोरिंग मशीन है। लेकिन ये वर्टिकल है तो इसमें सिर्फ वर्टिकल मूवमेंट होगा, ठीक है। वर्टिकल मूवमेंट हो, स्पिंडल लगातार घूमती रहेगी, ठीक है। टेबल में इस साइड मूवमेंट होगा और ऐसा मूवमेंट होगा, ठीक है। अब देखें इसका उपयोग जिग्स, फिक्चर्स, टेम्पलेट्स, डाइस, ढलाई इत्यादि में ड्रिलिंग तथा बोरिंग के लिए किया जाता है। इस मशीन का उपयोग हल्की मिलिंग संक्रियाओं के लिए भी किया जाता है। इस मशीन के प्रमुख भाग का वर्णन निम्नलिखित है, मतलब अब उसमें उनने उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट बता दिए हैं कि बेड क्या होता है, सैडल क्या होता है, टेबल क्या होता है, कारखंड क्या है, कर्तन क्या है, सिलेंडर आवरण क्या है, ठीक है। तो बेड देख लेते हैं। यह मशीन का वह भाग होता है जो संपूर्ण मशीन का सहारा प्रदान करता है और यह बक्से के आकार का ढलवा लोहे का बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है। अब देखिए ऊर्ध्वाधर स्टंप, वर्टिकल कॉलम, या ऊर्ध्वाधर ढलवा लोहे की एक खोखली संरचना होती है। इसमें गाइड वेज लगी होती है। स्पिंडल हेड इन वेज के सापेक्ष नीचे का मूवमेंट करता है। जो स्पिंडल होता है वो आपका एक गाइड वे में मूवमेंट करता है, एक गाइड वे होता है उसी में मूवमेंट करेगा। गाइड वे से आपका मूवमेंट क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, सीधा जिस डायरेक्शन में आपको मूवमेंट कराना होता है उसी मूवमेंट में होता है। इसके अंदर स्पिंडल हेड को संतुलित के लिए काउंटर वेट लगे रहते हैं, ठीक है। हेड स्टॉक, हेड स्टॉक जनरली स्पिंडल स्टॉक ही होता है ना। इसे कहते हैं, देखिए हेड स्टॉक को ऊर्ध्वाधर कॉलम के सम्मुख आरोपित किया जाता है। स्पिंडल ग्रिल के अंदर ही घूमता है। स्पिंडल के द्वारा औजार को घूर्णन गति प्रदान की जाती है और औजार को ऊर्ध्वाधर गति के लिए ग्रिल को ऊपर नीचे गति प्रदान की जाती है, ठीक है। ये मैंने पहले से बता दिया है। अब देखिए टेबल और सैडल में आपको डिफरेंस करना आना चाहिए। देखिए टेबल कारखंड का सहारा प्रदान करती है। टेबल क्या करती है, कारखंड को सहारा प्रदान कर देती है। कारखंड को टेबल पर कसने के लिए टेबल में ऊपरी पृष्ठ पर टी खांचे, टी स्लॉट, मैंने टी स्लॉट बताए थे आपको, टी स्लॉट कटे होते हैं और टेबल सैडल पर आरोपित, टेबल जो होती है वो सैडल पर आरोपित होती है। टेबल एंड सैडल को क्रमशः अनुदैर्ध्य और पार्श्व गतियां प्रदान की जाती हैं, की जाने के लिए बेड के अंदर पृथक पृथक विद्युत मोटर लगी होती है, ठीक है। तो टेबल को ये वाली मोशन और ये वाली मोशन देने के लिए अलग अलग मोटरें लगी होती है। मोटरें भी लगी रहती है, कई कई बटन से भी आरोपित हो जाती है, मतलब कोई कोई बटन से संचालित होती है, कोई हैंड ऑपरेटेड भी होती है। तो हैंड ऑपरेटेड होने के लिए आपको व्हील लगा रहता है और जो बटन से संचालित होती है उनके लिए आपके पास बटन लगे हो गए थे, ठीक है। जो मोटर से संचालित होती है उनके लिए बटन लगे होते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरे टाइप की जिग बोरिंग मशीन होती है प्लेनर प्रकार की या क्रॉस रेल जिग बोरिंग मशीन, ठीक है। प्लेनर प्रकार की जिग बोरिंग मशीन में देखिए आप, ये प्लेनर प्रकार की बोरिंग मशीन है। इसमें देखिए ये आपकी प्लेनर प्रकार की बोरिंग मशीन है। देखिए इसमें एक वर्टिकल कॉलम होता है, ये वर्टिकल कॉलम है, ठीक है। इन दोनों कॉलमों को एक क्षैतिज क्रॉस रोल जो है ना, क्रॉस रेल, ठीक है, ये क्रॉस रेल तथा इस क्रॉस रेल पर एक स्पिंडल लगा है। ये स्पिंडल लगा है। कारखंड के समायोजन के स्तंभों के बीच टेबल आगे पीछे ठीक उसी प्रकार से सरकाया जाता है जिस प्रकार से प्लेनर की टेबल को सरकाया जाता है। इस बोरिंग मशीन में छिद्र की स्थिति निर्धारण करने हेतु 2 डायमेंशनल मूवमेंट प्रदान करने के लिए टेबल अनुदैर्ध्य तथा स्पिंडल क्रॉस रेल दिशा भी प्रदान करती है। मतलब टेबल मूवमेंट होगा और स्पिंडल का मूवमेंट होगा, तो दोनों से आपस में उस मूवमेंट जो भी आपका पोजीशन है वर्कपीस की उसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। क्रॉस रेल का मेन यूज यही होता है कि इसमें थोड़ा सा मूवमेंट जो होता है वो एडजस्टेबल होता है, ठीक है।
तो देखिए आपकी बेड है, ये टेबल है, इसमें स्पिंडल भी मूव करेगा, स्पिंडल भी ऐसे ऐसे मूव करेगा, ठीक है। अभी तक तो ऐसे तो करता था, लेकिन थोड़ा सा एडजस्टमेंट टाइप का करके इसमें उसको जो बोरिंग करने में जो त्रुटि होगी, मतलब जो त्रुटि, मतलब त्रुटियां तो सब में होती है, तो जो त्रुटियां होती है उसको एडजस्ट कर लेती है, ठीक है। इस बोरिंग मशीन का ये फायदा है ना। ये समझ में आ रहा है। देखिए आप ये दो दो क्रॉस स्लाइड्स हैं, ये वर्टिकल स्लाइड है, ये टेबल है, ये बेड है, ये हाइट एडजस्टमेंट है और ट्रांसवर्स एडजस्टमेंट एक्यूरेट टू 90 डिग्री ऑफ टेबल स्लाइड्स, ठीक है। ये हो गई आपकी दोनों टाइप की बोरिंग मशीन, ठीक है। अब इन बोरिंग मशीन में अब देखिए मापन प्रणाली, ठीक है, मेजरमेंट टेक्निक्स, है ना। अब जब आपकी बोरिंग हो रही है, ठीक है, तो होल जो हो रहा है उसको आप कैसे चेक करेंगे कि वो प्रॉपर जो अपन चाह रहे हैं वो ही हो रहा है ना। तो उसके लिए कुछ मेजरमेंट सिस्टम है, ठीक है। तो उस मेजरमेंट सिस्टम को अपन पढ़ेंगे थोड़ा सा। देखिए एक है परिशुद्ध लीड स्क्रू प्रणाली, इंग्लिश में बोले प्रिसाइज लीड स्क्रू सिस्टम। अब देखिए इसमें क्या होता है, इस प्रणाली में वर्क का मूवमेंट, जो भी वर्क पीस है उसका मूवमेंट माइक्रोमीटर के डायल द्वारा मापा जाता है, ठीक है। डायल और लीड स्क्रू के अंत सिरों पर लगे होते हैं, जो डायल होते हैं वो लीड स्क्रू के अंत सिरों पर लगे होते हैं। इसमें बैकलेस या घिसाव के कारण मापन में कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, ठीक है। वियर और घिसाव के कारण कुछ त्रुटियां हो सकती है। इस त्रुटि को कंपनसेट करने के लिए कंपनसेटिंग डिवाइस द्वारा ही सही किया जाता है। कंपनसेटिंग डिवाइस के रूप में एक कैम का प्रयोग किया जाता है जो टेबल की साइड पर फिट होता है, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है, देखिए लीवर और कैम प्रोफाइल, जो लीवर रहता है इसका लीड स्क्रू का, वो कैम प्रोफाइल को फॉलो करता है और लीवर तथा लिंक में कैम में हुए वेरिएशन को माइक्रोमीटर के डायल पर स्थानांतरित कर देता है, ठीक है। लीड स्क्रू है, लीड स्क्रू के एंड पे लगे हैं डायल गेज, ठीक है। डायल गेज को में रीडिंग कैसे जाएगी, उसके लिए अपन ने अरेंजमेंट किया है कैम और फॉलोवर का। एक कैम लगा हुआ है और उसको फॉलो करता है कौन, फॉलोवर, और कहां पहुंचाता है, आपके जो क्या लगा हुआ है लीड स्क्रू पे जो डायल लगा हुआ है उस डायल पे ले जाके माइक्रोमीटर के डायल पर स्थानांतरित करता है जो भी मूवमेंट हुआ है, किसका, आपका टेबल का और वर्क का जो भी मूवमेंट हुआ है उससे क्या होता है, माइक्रोमीटर पर स्थानांतरित करता है। यह प्रणाली अधिक तीव्रता से लोकेशन प्रदान करती है, ठीक है। तो वो हमें ये लोकेशन प्रदान कर देती है कि जो आपका होल होना है, कहां, वर्क पीस पे जो होल होना है तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन आपको मिल जाती है और वहां पे ड्रिल आपकी जो बोरिंग होती है वो एग्जैक्ट बोरिंग साइज मिल जाता है आपको। तो इस प्रणाली से आप देखिए ये जो मेजरमेंट होता है आपका कि कहां आपको होल करना है या इनलार्ज मतलब ऑलरेडी होल को इनलार्ज करना है, तो इस प्रणाली से सटीकता कक्ष के तापमान पर निर्भर नहीं करती है। अब जो इसकी यदि इस प्रोसेस से आप मेजरमेंट करते हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो कक्ष के तापमान पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसमें पूरी प्रोसेस जो हो रही है वो मैकेनिकली अरेंज्ड है, ठीक है। इसमें टेम्परेचर का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, इसमें मतलब रूम टेम्परेचर में यदि कोई क्रिया हो रही है तो उस पर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। चले दूसरा, सिरा मापन प्रणाली एंड मेजरमेंट सिस्टम। इस प्रकार की तापमान पद्धति में परिष्कृत छड़े, सिरामापक, माइक्रोमीटर, डायल सूचक तथा समायोजक स्टॉप, एडजस्टेबल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। सिरामापक तथा सूक्ष्ममापी को टेबल के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि इसके एक ओर डायल सूचक तथा दूसरी ओर समायोजक स्टॉप रहता है ना। टेबल तब तक संचालित नहीं किया जाता जब तक कि डायल सूचक का पाठ्यांक शून्य ना हो जाए। मतलब टेबल को आप तब तक मूव नहीं करेंगे जब तक डायल सूचक लगे हुए हैं उसका जो रीडिंग है वो 0 ना आ जाए,
टेबल का समायोजन अनुदैर्ध्य तथा क्रॉस दोनों दिशाओं में करके छिद्र की स्थिति का निर्धारण यथापूर्वक करते हैं। ठीक है, तो टेबल के जो पहले उसको टेबल को मूव करके देख लेंगे कि कहां पे अपना डायल सूचक 0 आ रहा है, उसको पूरा एडजस्ट कर लेंगे, फिर बाद में अपन उसको प्रोसेस करते हैं। ठीक है, यह पद्धति सरल है या अधिक उपयोग में लाई जाती है। यह पद्धति सभी प्रकार की टेबलों के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। इस पर घिसाव का प्रभाव नगण्य रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार की पद्धति में 3-4 चीजें यूज होती है, सिरामापक, माइक्रोमीटर, डायल सूचक और समायोजक स्टॉप्स, एडजस्टेबल स्टॉप, जिससे क्या है आप टेबल के मूवमेंट और उसको कैप्चर कर लेते हैं और आसानी से आपको लोकेशन मिल जाती है जहां पे आपको बोरिंग करनी है। पैमाना एवं सूक्ष्मदर्शी प्रणाली, स्केल एवं माइक्रोस्कोप सिस्टम। ठीक है, इस प्रणाली में अनुदैर्ध्य तथा क्रॉस मूवमेंट को पढ़ने के लिए परिशुद्ध पैमानों को मशीन पर फिट किया जाता है। तो इस पर आप देखो, इस प्रकार की प्रणाली में कौन कौन यूज करेंगे, क्रॉस मूवमेंट करने के लिए स्केल्स यूज करते हैं। ठीक है, पैमानों की रीडिंग माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व की जाती है और लीड स्क्रू द्वारा टेबल के मूवमेंट को समायोजित किया जाता है। इस विधि का मुख्य लाभ यही है। तो देखो, अब इसमें जो वो देखा जाएगा बहुत माइक्रोस्कोप, अब माइक्रोस्कोप लेवल पर देख रहे हैं तो मतलब बहुत माइक्रोस्ट्रक्चर लेवल पे देख रहे हैं आप उसको, तो इस पे आपका धूल का प्रभाव भी पड़ेगा और टेम्परेचर का भी प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, इस विधि का मुख्य लाभ यह है कि इसमें घिसने वाले पार्ट नहीं होते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, धूल और आपके टेम्परेचर का इफेक्ट बिल्कुल पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि माइक्रोस्कोप से आप अध्ययन कर रहे हैं। माइक्रोस्कोप से अध्ययन कर रहे हैं मतलब आप माइक्रो लेवल पे उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिससे रूम टेम्परेचर का भी इंपैक्ट पड़ता है और हवा और धूल का भी इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये आपकी जो जिग बोरिंग मशीन रहती है उसमें आपके कुछ मेजरमेंट टेक्निक्स थी, तो उनके आपने वो पढ़ ली है। ठीक है, अब होल लोकेशन डिवाइसेस, जिग बोरिंग मशीन में होल लोकेशन डिवाइसेस कुछ होती हैं, उनको पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए अब लिखा है, जिग बोरिंग मशीन में छिद्र की स्थिति के अंतर्गत जब कोई छिद्र किया जाता है तो कार्यखंड पर वांछनीय स्थिति पर इसे अवस्थित करना छिद्र स्थिति पद्धति कहलाती है। ठीक है, मतलब अल्टीमेट हिंदी में आपको समझ नहीं आएगा, आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी है कि जहां पे आपको बोरिंग करनी है। ये पता करने के लिए आपको क्या होल लोकेशन सिस्टम आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के होल लोकेशन सिस्टम होते हैं। देखिए, लेआउट, इस विधि में वांछनीय प्रोफाइल पर रेखाएं खींची जाती हैं और इन रेखाओं पर पंच के निशान बनाकर टूल को इन निशानों पर लाया जाता है। ठीक है, तो अपन ने लेआउट बनाया, उसके जॉब है, जॉब पे लेआउट बनाया और वहां पे मार्क किया कि भैया यहाँ पे आपको होल करना है, तो आपने वहां पे जाके उसको डाई रखी और वहां पे आपने होल कर दिया। तो सिंपल प्रोसेस होती। दूसरी, बटनीकरण, यह विधि अभिविन्यास की तुलना में, मतलब लेआउट की तुलना में अधिक परिशुद्ध होती है, क्योंकि इससे पॉइंट लेवल की भी मार्किंग और ऊंचाई के बटनों का प्रयोग किया जाता है और वांछनीय स्थान पर टूल रखकर निशान स्थल कर लिए, मतलब पॉइंट में थोड़ा सा और परिशुद्ध हो जाती है ना। तीसरा है ट्रांसफर, इस विधि के अंतर्गत छिद्र स्थिति के लिए एक मास्टर पट्टिका का प्रयोग करते हैं। वांछनीय छिद्र स्थल पर पट्टिका को रखते हैं और पट्टिका को खारखंड के साथ क्लैंप किया जाता है। एक मतलब पट्टी होती है, उसके आधार पर, उसी के आधार पर उसको होल को लोकेट करते हैं। अब कोऑर्डिनेट पद्धति, इसमें विधि के कार्यखंड के ऊपर मापक युक्तियां लगाते हैं। ठीक है, मापक युक्तियां लगाते हैं और छिद्र की अवस्थिति निर्धारण की जाती है। इस मापन को युक्तियों को निर्देशांक स्थिति के अनुसार रखकर छिद्र में प्रक्रिया कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग आप उसको होल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी, होल लोकेशन सिस्टम। ठीक है, ये क्या थे, होल लोकेशन सिस्टम। तो अभी तक अपन ने जिग बोरिंग मशीन है,
क्या होती है, जिग बोरिंग मशीन के टाइप क्या है, फिर अपन ने होल लोकेशन सिस्टम पढ़ा, फिर अपन ने, है ना, होल लोकेशन सिस्टम पढ़ा, फिर जिग बोरिंग मशीन की मेजरमेंट टेक्निक्स पढ़ ली, है ना। तो अल्टीमेटली अपन की यहां पे जिग बोरिंग मशीन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, जिग बोरिंग मशीन आपकी यहां पे कंप्लीट हो जाती है। और जिग बोरिंग मशीन किस प्रकार से वर्क करती है उसका मैंने एक छोटा सा वीडियो बना के आपके चैनल पर डाला है, आप उसको भी देख सकते हैं किस प्रकार से बोरिंग मशीन में फीड्स किस प्रकार से दी जाती हैं और वो इंडस्ट्री में बोरिंग मशीन किस प्रकार से यूज की जाती है। अब अगले पार्ट में, अगला पार्ट है आपका प्लास्टिक प्रोसेसर। ठीक है, अगला पार्ट है प्लास्टिक प्रोसेसर। अब प्लास्टिक प्रोसेसर की चर्चा अपन अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।